लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक फ्लोचार्ट डायग्राम बनाया था। ये वो आपका डायग्राम है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हम जो हमको आज इफ़ फॉर्मूला लिखना है वो हम समझ सकें। चलिए, तो हमारा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? हमको चेक करना है पहले बेसिक पे इज़ अप टू 10,000, जो कि हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। क्या 3 कंडीशन हैं? कि ऑप्शन 1 या तो आपकी बेसिक सैलरी 10,000 तक हो, यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 भी है तो आपको 10% मिलेगा। किसका 10% मिलेगा? HRA में हम किसका 10% निकालेंगे दोस्तों? बेसिक पे का। यस, बेसिक पे का निकालेंगे। तो हम सबसे पहले चेक क्या करेंगे? हम यही चेक करेंगे कि चेक इफ़ बेसिक पे इज़ अप टू 10,000। अगर आपकी बेसिक पे लेस दैन इक्वल टू 10,000 है तो क्या करना है हमें? कैलकुलेट 10% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, मान लो कि आपकी सैलरी 10,000 या 10,000 से कम नहीं है। फॉल्स आंसर आता है हमारा। तो अब हमें क्या चेक करने की ज़रूरत है? हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि या तो ऑप्शन 2 हो सकता है कि सैलरी 25,000 तक है, यानी आपकी सैलरी 10,000 से कम या बराबर तो नहीं है। तो या तो आपकी सैलरी 10,001 से लेकर 25,000 तक हो सकती है, या आपकी सैलरी 25,000 से ऊपर हो सकती है। तो अब 2 ऑप्शंस में से हमको सिर्फ यही चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आपकी सैलरी 25,000 से ऊपर है। अगर आपकी सैलरी 25,000 से ऊपर है तो आपको 4,000 प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा क्या है? 30% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 25,000। और अगर ऐसा नहीं है, आपकी सैलरी 25,000 के ऊपर नहीं है, तो हमको पता ही है एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, विच इज़ ऑप्शन 2, जहां आपकी सैलरी 10,001 से लेकर, यानी 10,000 से ऊपर से लेकर 25,000 के नीचे तक है, या 25,000 के बराबर है। सो यू कैन से BP इज़ मोर देन 10,000 बट लेस दैन इक्वल टू, कर देते हैं यहाँ पे, लेस दैन इक्वल टू 25,000। ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो तब हमें पता है कि 1,000 तो मिलना ही मिलना है और एक्स्ट्रा मिलना है, जो कि 20% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 10,000 है। ये डायग्राम हमने बना लिया है। हमको पता है कि 3 ही आंसर हो सकते हैं, या तो ये होगा आंसर, या तो ये होगा आंसर, या तो ये होगा। ठीक है, चलिए अब इफ फॉर्मूला को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो हम हाउस रेंट अलाउंस के कॉलम में आ जाएंगे। पहला वाला जो सेल है आयुषी के लिए, जो हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए HRA निकाल रहे हैं। इक्वल टू से शुरू करिए इफ फॉर्मूला लिखना। तो हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है? क्या चेक करना है पहले? सर इक्वल टू और लेस देन 10,000। हाँ, तो बेसिक पे को सबसे पहले रेफर करेंगे। क्या बेसिक पे लेस देन इक्वल टू 10,000? ये हमारी पहली कंडीशन। कंडीशन लगाते ही कॉमा डाल दीजिए। अब अगर ऐसा है, वैल्यू इफ ट्रू, तो हमें क्या करना है? मान लो उसकी सैलरी 10,000 या 10,000 से नीचे है, तो क्या करना है? जल्दी बताओ।
10% of 10% निकालना है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला में 10% कैसे लिखेंगे? 0.1 वेरी गुड। 0.1 मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन लगाते हैं? स्टार। और अब यहाँ पर हम लिख देंगे बेसिक पे वाला ही जो सेल था D13, इसी पे हमें 10% लगाना है, तो इसी को वापस रेफ़र कर देंगे। तो हमने चेक किया D13 क्या 10,000 से कम है, अगर हाँ तो D13 का 10% निकाल दो। ठीक है जी। तो ये हो गई वैल्यू इफ़ ट्रू। ठीक। अब अगर ऐसा नहीं है, मान लो उसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, तो हमें एक अगली चीज़ चेक करनी है। तो अगली चीज़ चेक करने के लिए फिर से एक इफ़ फॉर्मूला शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, एक नया फॉर्मूला शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी थी हमें? हमें चेक करना है, मैं बता नहीं रहा, चलो यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, खुद ही देख के बता दो फटाफट। सर अबव 25,000। अबव 25,000 हमें चेक करना है क्या बेसिक पे 25,000 के ऊपर है या नहीं है। तो फिर वही करेंगे, बेसिक पे वाला जो सेल है उसको रेफ़र करो, लिखो मोर देन, यहाँ डाल दो 25,000। ठीक है, कंडीशन डाल दी, कॉमा लगा दिया, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगर ऐसा है तो क्या करना है? तो हम यहाँ पे एक नया ब्रैकेट शुरू करेंगे। हमें पता है कि अगर 25,000 के ऊपर सैलरी है तो सबसे पहले तो सीधा सीधा पहले उसे 4,000 रुपये दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट शुरू करके 4,000 प्लस, अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है। एक्स्ट्रा कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोशिश करो एक बार। 0.3 ग्रेटर देन 25,000। चलो 0.3 सही बोला है आपने अभी तक। 0.3 अब 30% है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ के साथ। पहले तो स्टार लगेगा, है ना? तो पहले तो स्टार लगा देते हैं कि 30% निकालना है किसी चीज़ का। किसका 30% निकालेंगे? क्या अमाउंट है जिसका 30% चाहिए हमें? अबव 25,000। हाँ, तो हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी में से 25,000 को माइनस कर देना है। तो हम बेसिक सैलरी वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, -25,000, यानी कि जितनी भी सैलरी आपकी 25,000 के ऊपर है उससे 30% को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली वैल्यू इफ ट्रू कंप्लीट। अब बात करते हैं फाइनल ऑप्शन क्या बचा है। अगर मान लो सैलरी 10,000 तक भी नहीं है, 25,000 के ऊपर भी नहीं है, तो हमको उसे क्या देना है? जैसे मैंने 4,000 वाली वैल्यू इफ ट्रू लिखी है, वैसे ही बता दो फटाफट क्या लिखना है इस ऑप्शन में। यस, बेसिक पे ग्रेटर देन 10,000। सबसे पहले तो 1,000 देने हैं उसे, फिक्स अमाउंट जो है, पहले तो वो डालोगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 4,000 से शुरू करा था ना ये मामला, 4,000, यानी 4,000 तो मिलने ही मिलने हैं। तो पहले डालो जो फिक्स अमाउंट है, यानी 1,000। 1,000 डाल दिया, प्लस अब क्या होगा? 0.2 स्टार बेसिक पे -10,000। वेरी गुड, 0.2 स्टार। अब यहाँ ब्रैकेट लगा देना क्योंकि हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे बॉड मैस का रूल लगाते थे, बॉड मैस का रूल याद है? बॉड मैस का रूल किसी को याद है? हाँ बता दो एक बार, सबको रिवाइज हो जाए। सर ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो लिखते टाइम अलजेब्रा में भी बॉड मैस का रूल हम लगाते थे, इक्वेशन के दोनों साइड सॉल्व करने होते थे ना, LHS RHS, तो उसमें हम बॉड मैस का रूल लगाते। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ ब्रैकेट लगाने हैं। तो ये हमने ब्रैकेट लगा के पहले कंप्लीट किया है, फॉर्मूला ये आपका तैयार हो गया। एडमिट, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है जो मैं अब चैट में डाल रहा हूँ। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का क्या तरीका है, या तो यहाँ पर आने के बाद डबल क्लिक कर दो, नहीं तो इसको ड्रैग कर दो ऐसे, और आपका HRA कैलकुलेट हो जाएगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो अब पहले चेक कर लेते हैं, वेगली चेक कर लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही से काम कर रहा है। अब हमें पता है आयुषी और सूरज दोनों की सैलरी 10,000 या 10,000 से कम है, तो आप उनके HRA वाले सेल पे क्लिक करिए और अब यहाँ FX बटन को दबा दीजिए जो ऊपर यहाँ पर हमको अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा, उसमें हम चेक कर सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट उसने क्या करा, उसने चेक किया कि D14 में, यानी इस सेल में जो सूरज के आगे लिखा हुआ है 8,000, क्या 10,000 से कम या बराबर था? हाँ, ट्रू। तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या हो गई कि हमने 800 रुपये कैलकुलेट कर दिए 10% ऑफ 8,000 करके। चूँकि ट्रू था लॉजिकल टेस्ट, तो हम यहाँ पे आंसर दे देंगे फाइनल 800। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, हमें पता है गुरनूर की सैलरी 22,000 है, 10,000 से ऊपर है, 25,000 से नीचे है। तो वापस वही FX का बटन दबा के चेक कर लीजिए, तो क्या गुरनूर की सैलरी D17 में जो गिवन है 10,000 से कम या बराबर है? फॉल्स। तो हमने कैलकुलेट किया ये 3,400 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे के सारे सेल्स के लिए चेकिंग भी कर सकते हो और ऐसे आपका HRA कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कहा क्या था, ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ डियरनेस एंड HRA। बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं गिवन है, यही दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। तो अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी। ठीक है, दो तरीके हैं ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के। पहला तरीका देख लीजिए, पहला तरीका यह है, इक्वल टू साइन से शुरू करिए और बेसिक पे का सेल D13 प्लस डियरनेस अलाउंस वाला सेल E13 प्लस F13 HRA वाला सेल, तीनों को प्लस कर दीजिए, आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो एक तरीका तो प्लस साइन यूज़ कर करके सेल्स को लगाना है। ठीक है, दिस इज योर ग्रॉस सैलरी ऑप्शन 1। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टू साइन लगाया, एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम होता है सम। सम फॉर्मूले को यूज़ करके हम D13 से लेकर F13 तीनों को ऐसे लाइन में सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो क्या दिखाएगा, D13 कोलन F13। तो ये आपका सम
कैलकुलेट हो जाएगा। सेम ही आंसर आना है दोनों में, ग्रॉस सैलरी ऑप्शन 2। दोनों ऑप्शन समझ में आए हैं? यस सर। अब जो सबसे पहले वाले रो में सेल में हमने फॉर्मूला डाला है उसको ड्रैग कर दीजिए, आपकी सारी सैलरी, ग्रॉस सैलरी सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कैलकुलेट हो जाएगी। जो लोग अपने साथ लैपटॉप पे इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्या उनके भी सेम आंसर्स आ रहे हैं या किसी का कोई डिफरेंट आ रहा है? तो अब एक इस लिस्ट को थोड़ा अपडेट कर देते हैं। हमने कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करे हैं यहाँ पर? मिनिमम फार्मूला यूज़ किया था, एफ फार्मूला यूज़ किया है, और हमने अभी एंड में सम फार्मूला यूज़ किया है। तो 3 फार्मूलाज यूज़ करे हैं हमने इस टेबल को बनाने में, ठीक है। चलिए, तो ये तो सारी बात हो गई कैलकुलेशन की, कि कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, हम एक्सेल में ग्रॉस सैलरी कैसे निकालें, इसके बारे में हमें पता चल गया। बट ये कभी आपका फाइनल आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज़ जस्ट योर स्टेप 1। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ी जगह बनाता हूँ। चलिए, पॉइंट्स ऑफ एक्सेल शीट। पहला पॉइंट तो जो अभी तक हमने कैलकुलेट किया है, यानी कि कैलकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम कंप्लीट कैलकुलेशन। सारे कैलकुलेशन आपकी शीट में कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ हमें सीखनी है वो है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है। पहले तो क्या, जितनी भी अमाउंट्स हैं आपकी, बेसिक पे वाले कॉलम में हैं, डियरनेस अलाउंस वाले में अमाउंट हैं, एचआरए में अमाउंट हैं, ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम में भी अमाउंट है। तो इन सारे के सारे कॉलम्स का फॉर्मेट सही होना चाहिए। क्या फॉर्मेट यूज़ करना है हमें? हमें यूज़ करना है अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो आप सारे के सारे ये सेल को बेसिक पे से लेकर ग्रॉस सैलरी के एंड तक सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट करिए अकाउंटिंग फॉर्मेट। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम कौन सा करेंसी साइन लगा रहे हैं। तो करेंसी साइन हमारा क्या होना चाहिए? रुपी होना चाहिए। तो डॉलर से चेंज करके रुपी साइन कर दीजिए, ठीक है। सब लोग इजीली कर पा रहे हैं रुपी साइन कन्वर्जन? किसी को भी प्रॉब्लम आए तो पूछना। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग पहले ठीक हुई। फॉर्मेटिंग ऑफ अमाउंट्स,
ये दूसरा पॉइंट है आपकी एक्सेल शीट में। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है शेडिंग एंड बॉर्डर्स। शेडिंग एंड बॉर्डर तैयार करना है। तो सबसे पहले तो बाकी जो कुछ भी हमने इस एक्सेल शीट पे किया है उसमें से पता कैसे चले कि आंसर है कहाँ पे क्वेश्चन का, तो वो बताने के लिए हमें अपनी टेबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हमारी टेबल है, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम से लेकर ग्रॉस सैलरी तक हमारी टेबल है। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सारी की सारी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके आसपास एक थिक बॉर्डर लगा दीजिए। तो ऐसे बॉर्डर से आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये टेबल है। अब टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और इस ऑप्शन पे जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ से कोई भी भला फॉर्मेट ले लो, ठीक है। बस ध्यान रहे कि उसमें दिखाई पड़े कि क्या लिखा हुआ है। तो मैंने एक फॉर्मेट चूज़ कर लिया है। इसमें हमको देख लेना है कि B12 से लेकर G22 यही हमारी टेबल है। बी कॉलम का 12 सेल एम्प्लॉय आईडी, जी कॉलम का 22nd सेल 82,500 है। हाँ जी, यही हमारी टेबल है। और हाँ, हमारी टेबल पे माय टेबल हैज़ हेडर्स पे क्लिक कर देंगे, प्रेस ओके। तो अब आपकी टेबल तैयार है इन टर्म्स ऑफ हेडिंग, शेडिंग एंड बॉर्डर्स। तो ये आपकी फाइनल टेबल रेडी होनी चाहिए शेडिंग एंड बॉर्डर्स लगाने के बाद। यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? आप चाहो तो यहाँ पर अपनी टेबल को, मान लो आपको ब्लैक एंड वाइट वाला पसंद नहीं है, आपको कुछ और पसंद है, तो आप यहाँ पर जाकर फिर से कोई और स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लॉट ऑफ स्टाइल्स आर अवेलेबल। जो भी स्टाइल आपको सूट करे वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर लो और उसको कंटिन्यू करो। मुझे ऐसे शेडिंग वाली रोज़ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था एक ही टेबल में सेम रो में डिफरेंशिएट करने में आसान हो जाता है। ठीक बात, यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? तो अभी हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, फॉर्मेटिंग ऑफ अमाउंट, ये सारी की सारी अमाउंट्स की फॉर्मेटिंग हमने अकाउंटिंग फॉर्मेट में करनी है। और फिर शेडिंग एंड बॉर्डर्स, तो सारी की सारी टेबल में शेडिंग होनी चाहिए और उसके बाहर ऐसा थिक बॉर्डर लगा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अब टेबल में हमें एक चीज़ जो करनी है उसको कहते हैं हम ऑटोमेशन। अब इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ऑटोमेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है, उसको ध्यान से समझेंगे। ऑटोमेशन का जनरल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ ऑटोमेशन? यस, what do we understand by automation?
सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाइस आंसर। ऑटोमेशन से हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, चीज़ें अपने आप काम करती हैं। ठीक है, मिनिमाइज द ह्यूमन वर्क, वेरी नाइस। कन्वर्टिंग मैनुअल प्रोसेस इनटू ऑटोमेटिक, वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस एक्सेल की शीट को यूज़र फ्रेंडली बनाना है। कैसा बनाना है? यूज़र फ्रेंडली। अब आपने फॉर्मूलाज लगाए हैं, आपने से बहुत सारी कैलकुलेशंस करी हैं, बट जो इस शीट को कभी कोई यूज़ करने वाला होगा, उसने तो इतना सारा काम नहीं किया। उसने तो आपकी शीट देखी है और वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ऑटोमेशन में होता है कि हमें चीज़ों को यूज़र फ्रेंडली बनाना है, कि कभी हम किसी और को अपनी शीट काम करने के लिए दें तो उसे देखते ही पता चल जाए कि आपने क्या कुछ कर रखा है। ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई कहाँ से क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यूज़र फ्रेंडली बनाना है शीट को। फिर जो बात आरती ने कही है, मिनिमाइज द ह्यूमन वर्क। अब मान लो कि आपकी पॉलिसी चेंज हो जाए। हमने डेयरनेस अलाउंस किस हिसाब से दिया है? 10% के हिसाब से। अब कल को पॉलिसी चेंज हो जाए, मान लो पॉलिसी चेंज होके क्या हो जाए, 20% हो जाए बेसिक पे, तो क्या 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 करना पड़ेगा हमें शीट में? जो हमने अभी शीट बनाई है उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? मान लो बिजनेस पॉलिसी चेंज हो गई, अब से कंपनी कह रही है कि 20% के हिसाब से डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए। क्या करेंगे आप? फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला चेंज करना एक मेहनत वाला काम है, ठीक है। हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कस्टमाइजेबल हो। तो हमें क्या करना है? कस्टमाइजेबल फॉर्मूला बनाने हैं। तो कल को अगर पॉलिसी चेंज हो जाए तो ऐसा ना हो कि आपको पूरी शीट के फॉर्मूलाज चेंज करने पड़े। ऐसा होना चाहिए कि आप एक चीज़ चेंज करो और बाकी सब कुछ अपने आप चेंज हो जाए, ठीक है। आपको फॉर्मूला ना चेंज करना पड़े, आपका फॉर्मूला फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका फॉर्मूला कस्टमाइजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम ऑटोमेशन पे काम करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी रोज़ बढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए मुझे। तो हमने 3 कॉलम्स में फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस में फॉर्मूला लगाया है, एचआरए में फॉर्मूला लगाया है और ग्रॉस सैलरी में फॉर्मूला लगाया है। डियरनेस अलाउंस वाले में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? मिनिमम का फॉर्मूला लगाया था। एचआरए में वाले में हमने इफ़ का फॉर्मूला लगाया था और ग्रॉस सैलरी वाले में हमने सम का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। तो अब पॉलिसी चेंज होगी अगर, तो कौन कौन से फॉर्मूलेज चेंज करने पड़ेंगे? इन तीनों कॉलम के फॉर्मूले चेंज करने पड़ेंगे या फिर एक कोई कॉलम बच सकता है? क्या कोई ऐसा कॉलम है जिसके फॉर्मूले चेंज नहीं करने पड़ेंगे? हाँ, ग्रॉस सैलरी वाला फॉर्मूला हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। ग्रैंड टोटल है जो कि टोटल तो तब भी होना है और टोटल अब भी होना है। टोटल तो
हम पहले भी करते थे, पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो ग्रॉस सैलरी के लिए फिर से करना पड़ेगा। यानी कि ऑटोमेशन करने पर आपके दो कॉलम जो अफेक्ट होंगे वो ये दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं to be automated। चलिए अब समझते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया था। तो अभी हम बिफोर ऑटोमेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। बिफोर ऑटोमेशन हमारा क्या फॉर्मूला चल रहा था, कंट्रोल सी। तो ये फॉर्मूला चल रहा था बिफोर ऑटोमेशन, ठीक है। HRA का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट कोई बात नहीं। चलिए, तो बिफोर ऑटोमेशन पहले अभी हम यहां कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले हम जो डियरनेस अलाउंस वाला फॉर्मूला है उस पे फोकस करते हैं। तो इस फॉर्मूले में कौन सी दो चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं? मान लो कभी बिजनेस की पॉलिसी चेंज हुई तो इस फॉर्मूले में कौन सी दो चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं? Point 1 500 400 दो चीजें हुई, यानी कि 5400 एक ऐसी चीज है जो चेंज हो सकती है। इसको मैं कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसको चेंज करने का। एक काम करते हैं, चलो मिल गया। तो दो चीजें हुई, 0.1 चेंज हो सकता है और 5400 चेंज हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को फ्लेक्सिबल बनाना है। कैसे बनाएंगे फ्लेक्सिबल? हम यहाँ पर डियरनेस अलाउंस के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे ओके, लेट मी रिमूव दिस, पुट इट हियर। चलो, तो डियरनेस अलाउंस में हमें पता है कि दो चीज़ें हैं। एक तो है 10% और दूसरी चीज़ है 5400। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे परसेंटेज फॉर DA और यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम अलाउड DA, ठीक है। तो परसेंटेज हमें पता लग रही है यहाँ पर कि 10% है और जो हमको मैक्सिमम अलाउड अमाउंट है वो 5400 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इन दो सेल को यूज़ करके इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला था पहले min 0.1, तो 0.1 की जगह पर हमें क्या करना है,
हमें इस सेल को C5 को रेफरेंस में डालना है। उसी तरीके से 5400 की जगह पर हमको D5 को डालना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो ये मिन वाला फॉर्मूला है, इसमें हमने पॉइंट 1 को सेलेक्ट किया। पहले पॉइंट 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, C5, और 5400 की जगह पर हम लिखेंगे D5। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पर बाकी के कॉलम में गड़बड़ हो गई है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब भी हम किसी सेल को रेफरेंस में डालते हैं तो एक्सेल उसको एक सीक्वेंस की तरह देखता है। तो अभी इस सेल को देखिएगा, C5 मल्टीप्लाइड बाय D13, C5 में हमारा 10% लिखा था, D13 में हमारा बेसिक पे था, और D5 में लिखा हुआ था 5400। ये सही से कैलकुलेट हो गया। अब मैं अगले सेल में जाता हूँ, सूरज की सैलरी वाला जो डियरनेस अलाउंस वाला है। क्या आप प्रॉब्लम नोटिस कर सकते हो? यस, आरती इज पॉइंटिंग आउट करेक्टली। सबको नजर आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ हुई है? Yes, sir. यस सर। हमें चाहिए था C5 और D5, एक्सेल ने उसके नीचे वाला ले लिया है। आगे चलोगे, दिनेश की डीए में देखोगे तो उसने और नीचे ले लिया है। ऐसे पहुंचते पहुंचते काजल की सैलरी तक नेम ऑफ द एम्प्लॉय और बेसिक पे में आ गया मामला। ठीक है, तो गड़बड़ हो जा रही है। गड़बड़ क्यों हो रही है कि एक्सेल उसके नीचे का सेल ले लेता है। जब भी आप रेफरेंस में डाल के फॉर्मूला को ड्रैग करोगे ना, तो वो नीचे का सेल ले लेता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको समझेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, उसे हम कहते हैं सेल फिक्सेशन। यानी हम किसी सेल को अगर रेफरेंस में डाल रहे हैं तो हमें उसे फिक्स करना पड़ेगा। तो C5 अगर सेलेक्ट किया तो हम चाहते हैं कि C5 ही रहे, चेंज ही ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम C5 और D5 को फॉर्मूले में लिखते वक्त C और D दोनों के आसपास एक डॉलर साइन लगाते हैं। तो C के सामने एक डॉलर साइन लगा देंगे और 5 के आगे भी एक डॉलर साइन लगा देंगे। डॉलर साइन का मतलब होता है कि हमने एक्सेल से कहा है कि इस कॉलम को चेंज मत करो, इस रो को चेंज मत करो। उसी तरीके से D5 में भी हम $D $5 कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि आप चाहे आयुषी की सैलरी देख लो, चाहे आप जॉनी की सैलरी देख लो, सब में C5 D5 लगा रहेगा। ओजस की सैलरी देख लेते हैं, C5 D5 लगा रहेगा। चाहे आपकी बेसिक पे वाली सैलरी का सेल चेंज होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, क्योंकि हमने D22 यानी कि जो हमारा ओरिजिनली D13 था, यानी बेसिक पे वाला सेल था, उसके आसपास डॉलर साइन नहीं लगाए हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ऑटोमेशन होने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर ऑटोमेशन, हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज होके कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। बात समझ में आई है सब लोगों को?
थोड़ा सा इसके साथ में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, बट एक बार अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो आप कभी भी लाइफ में इस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। एक्सेल में हमने दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले अपने फॉर्मूला को फ्लेक्सिबल बनाना है। अब मान लो आगे चल के कोई कहता है कि पॉलिसी चेंज हो गई जी, अब से हम ना DA 15% देंगे, तो मुझे क्या करना है, 10% की जगह पे जाके सिर्फ 15% लिख देना है। अपने आप आपका डियरनेस अलाउंस चेंज हो जाएगा। कोई कहता है कि 5400 नहीं, अब तो हम 5000 ही मैक्सिमम DA देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाएगा। आपको कोई फॉर्मूले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहाँ सेल को चेंज करिए, अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी। आसान है। आज ये सेल ये वाली शीट कंप्लीट होने के बाद मैं ये फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा, तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो कि ये कैसे कराया हमने, तो उसके लिए भी आपको ये शीट आपको यूज़ करने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ऑटोमेशन का काम कहाँ करना है, हमें ऑटोमेशन का काम HRA में करना है, तो उसको भी कर लेते हैं। थोड़ी रोज़ ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो अब हम बात कर रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस की। ठीक है, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है, कैटेगरी मान लो हम यहाँ पे डाल देते हैं ABC। ठीक है, स्टार्टिंग अमाउंट, तो पहली वाली कैटेगरी का स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, 0। लिमिट क्या है, 10,000। ठीक है, दूसरी वाली कैटेगरी के लिए स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, 10,001। एंडिंग अमाउंट है 25,000। और सी वाली कैटेगरी के लिए हमारे पास स्टार्टिंग अमाउंट है 25,001। ठीक है, लिमिट अमाउंट इन्फिनिट है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी जगह बनाते हैं। अब हम यहाँ पर HRA का अमाउंट सेट करते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड अमाउंट कितना है, HRA का फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड ही कर देते हैं इसको बस। तो HRA फिक्स्ड कितना है हमारा, पहली वाली कैटेगरी में हमारा HRA फिक्स 0 है।
ज़ीरो अमाउंट फिक्स्ड है, सारा का सारा वेरिएबल ही है। तो दूसरे वाली के लिए हमारे पास 1000 फिक्स्ड है और तीसरी कैटेगरी के लिए हमारे पास 4000 फिक्स्ड है। ठीक है, HRA वेरिएबल। पहले वाले में तो क्योंकि सारा ही वेरिएबल है, कितना परसेंटेज है हमारा वेरिएबल का? 0.1। 0.1। तो या तो आप 10% लिख दो यहाँ पर, नहीं तो 0.1 डाल दो। दूसरे वाले के लिए कितना है वेरिएबल वाला परसेंटेज, कितना है? बताओ दोस्तों, अभी हिम्मत मत हारो, अभी तो 7 मिनट और हैं। तो 20%। वेरी गुड, 20%। और तीसरे वाले के लिए 30। 30%। वेरी गुड। अब यहाँ हमें बताना है कि ये वेरिएबल अमाउंट का परसेंटेज कितने के ऊपर लगना है। ठीक है, सो वेरिएबल अमाउंट के लिए कैलकुलेटेड फॉर, तो हमें यहाँ पे पता है बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है, तो यहाँ का तो हमें क्लियर है, बेसिक पे हो गया। यहाँ पर हमें पता है कि अमाउंट होना चाहिए, यहाँ पे एक और कॉलम डाल देते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। हमें पता है यहाँ पे अमाउंट हमको डालना है 10,000 के ऊपर, और यहाँ हमें अपना अमाउंट डालना है 25,000 के ऊपर। तो यहाँ लिख दो अबव 10,000, अबव 25,000। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अरेंज कर ली हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले में हमें क्या कुछ चेंज करना है। चलिए बताइए, इफ़ वाले फॉर्मूले में इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है? हमने सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स थी हमको क्वेश्चन में मिली थी वो यहाँ पर अरेंज कर लिए हमने। अब हमें सारी की सारी उन डिटेल्स को बस यहाँ रेफरेंस में डालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें चेंज करनी है इस फॉर्मूले में वो है पहली वाली कंडीशन, D13 को किस अमाउंट से कंपेयर करना है। तो 10,000 25,000 के अमाउंट के लिए हमें कंपैरिजन करना है। तो HRA वाला फॉर्मूला खोलिए, उसमें आपके लिए जो फॉर्मूला है 10,000 की जगह पर हम लिख देंगे ये वाली लिमिट अमाउंट E8, और E8 के आसपास हमें क्या लगाने हैं? अब डॉलर साइन लगाने हैं। तो डॉलर साइन लगाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है? F4 दबा दीजिए, E8 के आसपास कहीं पे कर्सर को रखिए और F4 दबाते ही दोनों जगह पे डॉलर साइन लग जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है। अब हमें 10% को चेंज करना है। 10% को सेलेक्ट करिए, 10% वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए, F4 दबा दीजिए। 25,000 को सेलेक्ट करिए, 25,000 वाला सेल सेलेक्ट करिए, F4 दबा दीजिए। 4,000 को सेलेक्ट करिए, 4,000 वाला सेल सेलेक्ट करिए, F4 दबा दीजिए। 0.3 सेलेक्ट करना है, 0.3 सेलेक्ट करिए, 30% वाला सेल सेलेक्ट करिए, F4। फिर वही 25,000 सेलेक्ट करना है, 25,000 की जगह पे 25,000 का सेल सेलेक्ट करिए, F4। 1,000 सेल सेलेक्ट करेंगे, F4। 0.2 सेलेक्ट किया, 20% वाला सेल, F4। 10,000 को सेलेक्ट किया, 10,000 वाला सेल सेलेक्ट करिए, F4।
तो अब आपका फॉर्मूला पूरी तरीके से ऑटोमेट हो गया है। ऑटोमेट होने के बाद कैसा लग रहा है? अब आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो थोड़ा अभी इसी पे फोकस कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि ऑटोमेशन का कहाँ फ़ायदा मिल रहा है हमें। अब कल को पॉलिसी चेंज होती है, पॉलिसी में कहा जाता है कि अब से हम जो बी वाली कैटेगरी है, जिनको पहले 20% दे रहे थे, उनको 25% देंगे। तो 20% की जगह पे 25% डाल दीजिए, आपका काम ख़त्म। 30 वालों को अब हम 30 नहीं, हम उन्हें 35% देंगे। तो 35 कर दीजिए, आपका काम ख़त्म। तो ऐसे हमें शीट को ऑटोमेट करना है ताकि कम से कम काम करने पर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए। तो ऑटोमेशन सभी लोगों को समझ में आया है, हाँ या ना? अगर नहीं आया है, चलो मजबूरी में तो नहीं बोल रहे हो हाँ? कहीं पता चला फिर से शुरू हो गए। चलो मैं ये शीट शेयर कर दूंगा आज, और समझने की कोशिश करना। जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, शीट को रेफ़र कर लो। उसको जो कुछ भी आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है तो अगली क्लास में मुझसे पूछो, और ख़ुद करके देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इस प्रैक्टिकल पेपर में आपको प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं करना है। रटना नहीं हो पाएगा, टेक्स्ट बुक्स नहीं है जिसमें से कुछ आंसर कॉपी कर लोगे, और सभी लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा था आप लोगों को, इस एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहना ये ज़रूरी है, ठीक है? सो बाकी की थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग बची है इस शीट में, उसको कल कंप्लीट करते हैं।